हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बिहार टीआरई के एग्ज़ाम के लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, जिसमें आपको जनरल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले टीआरई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम देखेंगे जनरल स्टडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 40 नंबर में आपका जनरल स्टडी आता है, चाहे वो 6 to 8 के लिए हो, 1 to 5 के लिए हो, जनरल स्टडी जिसमें भी पूछा जाता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बी तथा एफ आर है। इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बी तथा एफ आर है। इस दिशा में क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा है, जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक MaN प्लस NBm- आयन उत्पन्न करता है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सूत्र होगा AMBN। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के रूप में रहता है। पौधे में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। ठीक है, वहीं पर बात करें कि पौधों में जो सबसे मीठी, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रुक्टोज होती है और यह फलों में पाई जाती है। फ्रुक्टोज किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है, और यह सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्या वो बायोमास है, या वो लावस्तर है, वाष्प मुख है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो पृथ्वी से निकलती है, लेकिन बायोमास जो होता है ये पृथ्वी से ना निकलकर कहाँ से प्राप्त होता है? बायोमास जो होता है ये भूतापीय ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये जानवरों के, यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं उनसे प्राप्त होता है। चाहे वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं उनसे बायोमास ऊर्जा जो है, रिन्यूएबल ऊर्जा जो होता है वो बनता है कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? क्योंकि इसमें जो निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं। क्यों? क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक मृत निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? क्या वो चूना पत्थर है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, इन उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए वॉल बोर्ड के रूप में किया जाता है। जो छतों पे वॉल बोर्ड लगा होता है, जिसे आप फॉर कहते हैं, उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर आप गर्म करते हैं, तो उसमें जल जो होता है वो निकल जाता है, और वो निकल कर क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, इसी जब जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं जिप्सम लिखा रहता है, कहीं कहीं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट लिखा रहता है। इसका जो साइंटिफिक सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक मिनट, फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का। इसी को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और 3/2 जल बाहर निकल जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, देखिए, पूछा जाएगा, कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिप्सम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है जिप्सम। ठीक है, ये सब कुछ जिप्सम के कॉमन यूज़ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड का विलयन है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसमें जब सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 मिला दिया जाए तो क्या होगा? जब सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिला देंगे तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 बनेगा क्या? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुलनशील होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुलनशील होता है कि नहीं, तो आपको बता दें सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, सिल्वर जो कांच होती है, जो घरों में शीशे लगे होते हैं, इसके लेपिंग के लिए इसके पीछे देखिए आप लेप लगा होता है, तो इसी सिल्वर को चांदी की परत चढ़ाने के लिए इसी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निप्तित नहीं होने देती है? क्या वो कंडरा है, स्नायु है, उपास्थिति वलय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कार्टिलेज रिंग होती है वो वायु मार्ग को बाधित नहीं होने देती है, निपतित नहीं होने देती है, कार्टिलेज रिंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्टिलेज जो होता है ये जोड़ों को मुलायम बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, कार्टिलेज के और भी क्या कार्य है, तो ये जोड़ों को मुलायम बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये कार्टिलेज जो होता है ना, ये लंबी हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक साइंस के क्वेश्चन थे। अब आपको जीएस में पता ही होगा कि जीएस में साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सबसे पूछा जाना है। ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब पेपर हुआ था TRE 3.0 का, उस समय करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। अब ब्लू वर्जिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो गोपी थोटा कुरा ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, पहले भारतीय कौन बने हैं? गोपी चंद्र थोटा कुरा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोपीचंद थोटाकुरा कहाँ के रहने वाले हैं? तो गोपीचंद थोटाकुरा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाले हैं, और ये ब्लू वर्जिन मतलब NS-25 जो मिशन गया था उसमें स्पेस यात्री बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी डांस दिवस, साथ ही साथ 29 अप्रैल को विश्व दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इच्छा दिवस भी 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है। बात करें पंचायती राज दिवस की, तो ये 14 अप्रैल नहीं 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, पंचायती राज दिवस यानी कि पंचायत कब होगी? जब 2 और 4 लोग इकट्ठा होंगे तो पंचायत होगी, 2 और 4 लोग इकट्ठा होंगे तो पंचायत होगी। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं पे समानता दिवस जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन मनाया जाता है, समानता दिवस, वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी को पता है कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, उसी के उपलक्ष्य में समानता दिवस मनाया जाता है। बात करें कुछ मतलब इंपॉर्टेंट और डे जो है उसमें से विश्व होम्योपैथिक दिवस आपसे पूछ सकता है, जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके पहला अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? क्या वो श्रीलंका है, संयुक्त अरब अमीरात है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA, अमेरिका जो है वहाँ पे अमूल ने अपना जो है एक नया ब्रांड खोला हुआ है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अमेरिका में भी अब ये अमूल की बिक्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया? तो ब्रिटेन के रहने वाले क्रिस ब्राउन नाम के व्यक्ति हैं, ये जो है पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु क्या है? तो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु जो है उसे निमो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये पहुंच गए हैं क्रिस ब्राउन। ठीक है, निमो पॉइंट कहाँ पर है? तो निमो पॉइंट जो है वो प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच में स्थित जगह है जहाँ पर क्रिस ब्राउन पहुँच चुके हैं।
इन्होंने उसकी खोज की, निमो पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बिहार स्पेशल से पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य ने आपदा चेतावनी नीतीश को लॉन्च किया है? तो आप सभी को पता है नीतीश कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो इसका बहुत आसानी से आप आंसर लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में बिहार दिया ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन भी हो सकता था। लेकिन आपको याद रखना है कि नीतीश कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो ये आपदा चेतावनी कहाँ लॉन्च की गई, नीतीश, बिहार में। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? तो नीतीश का फुल फॉर्म है नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। नोवेल इंटीवेशन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये नीतीश का फुल फॉर्म है और ये बिहार राज्य में आपदा चेतावनी डिवाइस के रूप में लॉन्च किया गया है। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? बिहार दिवस 2023 का जो थीम है वो है युवा शक्ति की प्रगति। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। बिहार के साथ उस समय उड़ीसा भी जुड़ा था, तब से 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही किस रसायन के प्रयोग से तैयार की जाती है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया चुनाव में जो हमें स्याही, जो हमें इंक लगाई जाती है ब्लू कलर की, वो किसके, क्या उसमें ऐसा क्या मिला होता है जिससे वो मिटती नहीं है? तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। सिल्वर नाइट्रेट के मिले होने की वजह से यह अमिट स्याही का कार्य करती है, यानी कि इसको मिटाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है यह परावैंगनी प्रकाश की तरह दिखाई देता है और 72 घंटों तक ये साबुन और कोई भी तरल पदार्थ हो, चाहे वो तेल हो, कुछ भी हो, उसके साथ प्रतिरोधी क्रिया करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा सीटें 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मार्च 1924 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया? तो जो पहले देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। इन्होंने सी डैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? सी डैक तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया, किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। इस सेंटर का नाम जो है वो सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण 1929 में शामिल हुए। क्यों ये 1929 में शामिल हुए? क्योंकि उसके पहले ये अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हुए थे। ये 1928 में आते हैं और 1929 में शामिल हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा गाँव में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, क्योंकि इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, इसलिए ये बिहार जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 1920 में 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी मैट्रिक की जो है परीक्षा पूरी कर ली थी। जब इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, मैट्रिक यानी 10th को कहा जाता था, तब इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब आपको बता दें, मौलाना अबुल कलाम के आह्वान पर जब राष्ट्रवादी नेता जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा छोड़ने के लिए जब एक आह्वान किया हुआ था, उसमें इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। 20 दिन ही इनके पेपर को रह गए थे, लेकिन इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 20 दिन पेपर को ही बचे थे तो छोड़ दिया था? तो वो डॉक्टर यही थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 1922 में अपनी पत्नी को प्रभावती, इनकी जो पत्नी थी प्रभावती, उनको महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर खुद आगे की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए थे। और ये 1929 में भारत में लौट के आते हैं और उसके बाद ये 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे जाने पर राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी कि लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के कौन से जगह पे किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आप सभी को पता है कि वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारदौली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ये भी पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था? तो आपको बता दें, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 85% आबादी जो थी वो गाँव में रहती थी। 85% आबादी, और कृषि द्वारा ही अपनी जीविका, अपना जीवन जो है वो यापन करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्ष तक कहाँ पर थे? तो जब गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र में अपना घर त्यागा, जिस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, उसके बाद ये 6 सालों तक प्राग बोधि में रहे। प्राग बोधि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राग बोधि में इन्होंने 6 सालों तक तपस्या की। उसके बाद ये कहाँ चले गए? बोध गया चले गए, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के कितने वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो बैसाख पूर्णिमा का दिन था और ये पीपल नदी के नीचे बैठे हुए थे। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, जहां पर महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा कब की गई? तो आप सभी को पता है कि सांप्रदायिक प्रचंड अगस्त में किया गया, इसे 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा अगस्त 1932 में किया गया। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा की गई उस समय के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, क्योंकि 1931 से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल ही रहा। तो रैमजे मैकडोनल्ड जब सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा कर रहे थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1932 में, तो भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 भी लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था तो उसमें कुछ शिक्षा के लिए संस्थान भी बनाए गए थे। तो कौन सा ऐसा संस्थान है जो उस समय नहीं बना था? तो जामिया लीमिया इस्लामिया ये बना हुआ था। गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई, जामिया लीमिया की भी की गई, लेकिन सेरामपुर कॉलेज की स्थापना उस समय नहीं की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सेरामपुर कॉलेज की स्थापना नहीं की गई थी। तब यह कब की गई थी? ये 1818 में की गई थी। सेरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में की गई थी। ठीक है, और यहीं पे पहला बंगाली समाचार पत्र 1818 में सेरामपुर कॉलेज से ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला बंगाली समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये यही सेरामपुर कॉलेज 1818 में पहला बंगाली समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। बात करें जामिया लीमिया इस्लामिया की, तो यह 29 अक्टूबर 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में हुआ। गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना 1920 में की गई। साथ ही साथ काशी विद्यापीठ की स्थापना भी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था। 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया और गुजरात विद्यापीठ की 18 अक्टूबर 1920, काशी विद्यापीठ की 10 फरवरी 1921 को स्थापना की गई थी। 3 विद्यालयों की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से थे जिसकी स्थापना 1926 में की गई? तो आप सभी को पता है नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई। कब की गई? 1926 में की गई। इनके कुछ और साथी थे, छबीलाल दास, यशपाल, ये लोग भी नौजवान सभा के संस्थापक सदस्यों में गिनती की जाते हैं। 1926 में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आपको बता दें, पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। अगर आपसे वहीं पे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, तो ये जो है सेंट फ्रांसिस, जो कोच्चि में है, केरल के कोच्चि में सेंट फ्रांसिस गिरजाघर है, ये भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है। और बात करें बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, तो पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संचार को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने इसके इसके मतलब जितने भी घर हैं, सभी घरों पे वर्षा का जल एकत्रित किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो आपको बता दें, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ये जो वनस्पति होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पे वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक और वो औसत वर्षा जो होती है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? तो आपको बता दें, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद जिले के बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे जो पाया जाने वाला एनिमल है वो है चिंकारा। चिंकारा जो है ये पंचमढ़ी में पाया जाने वाला एनिमल है और ये कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद जिले और बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में किया गया था। ये होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप जानते हैं। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे पंचमढ़ी हो गया, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया। ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, पंचमढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली के गुजरात हुए आंध्र प्रदेश के हमलसा दीवी के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और यह गुजरात होते हुए आंध्र प्रदेश के होते हुए हमसला दीवी से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपसे पूछा जाएगा, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में? तो कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूधगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। वहीं पूछ लिया जाएगा कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा ये सब भी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक। कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप सभी को पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और दूसरी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? अपना निवास स्थान बदलने के लिए, जलवायु में परिवर्तन के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलवायु में परिवर्तन के लिए। जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो दूर दूर इसलिए जाते हैं जब वो मतलब जलवायु परिवर्तन करना चाहते हैं। वो जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो वो गर्म क्षेत्र की ओर भागेंगे, गर्म बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो ठंड क्षेत्र की ओर भागेंगे, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए वो अपने प्रवास करते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पक्षी हैं जैसे फ्लेमिंगो हो गया, कोयल हो गया, ब्लैक क्राउन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी में गिने जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी पक्षी के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो प्रवासी पक्षी में फ्लेमिंगो, कोयल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरॉन, एशियन कोयल ये सब प्रवासी पक्षी में आते हैं। ठीक है। आपको बता दें, राजस्थान का जो प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे साइबेरियन सारस बहुत ज़्यादा आता है प्रवासी मात्रा में। ठीक है। ये प्रवासी होकर यहाँ पे साइबेरियन
सारस जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ज़्यादा आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करा रही हूँ, उनसे आने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करा रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बना है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा, देखिए अब जलप्रपात से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाएगा चौड़ाई की दृष्टि से, तो आपका सारावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात, जिसे गौरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कौन सा है, तो वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। ध्यान दीजिएगा, अगर चौड़ाई की दृष्टि से पूछेगा तो जोग जलप्रपात, अगर आयतन की दृष्टि से पूछेगा तो शिव समुद्रम जलप्रपात। आपसे पूछा जाएगा जोग जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये भी कर्नाटक में है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है। लेकिन जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो वार्षिक औसत तापमान की सीमा जो भारत के उपोष्ण कटिबंधीय में है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बिहार से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी दिशा परिवर्तन के कारण इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका जो उद्गम होता है वो हिमालय या तिब्बत नेपाल के क्षेत्र में होता है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? हिमालय या तिब्बत नेपाल के क्षेत्र में हुआ, ठीक है। कोसी नदी की जो सहायक नदियाँ, देखिए कोसी नदी जो है ना, ये कहीं से मतलब किसी हिमालय से ऐसे कट के नहीं आई है, ये एक ग्राउंड क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। तो 7 धाराएं मिलकर कोसी नदी का उद्गम करती हैं। 7 धाराएं, 1 2 3 4 5 7 धाराएं मिलकर कोसी नदी का उद्गम, और आगे चलकर यही 7 धाराएं 3 धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे चलकर ये 7 धाराएं 3 धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसमें अरुण, दूध कोसी और तोमर 3 इंपॉर्टेंट धाराएं मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती हैं। तो यही कोसी नदी की सहायक नदियां भी हो जाती हैं, अरुण, दूध कोसी और तमोर, ठीक है। अरुण, दूध कोसी और तमोर, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी का जो है उद्गम वो धाराओं से हुआ है, तो कोसी नदी का उद्गम कितनी धाराओं से? 7 धाराओं से। आगे चलकर ये 7 धाराएं 3 धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। कोसी नदी की जो सबसे सहायक नदी है वो अरुण नदी है, ठीक है, अरुण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब देखिए कोसी नदी जो होता है ना, घाघरा नदी भी पहाड़ी क्षेत्र के करडाली से ही निकलती है, ठीक है। और घाघरा नदी भी राप्ती, शारदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं घाघरा की, ठीक है। घाघरा की सहायक नदियां पूछ लेगा तो राप्ती, शारदा ये घाघरा की सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।